अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ जाबलूंस्की डायग्राम। इसे मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन भी कहा जाता है। इस डायग्राम की मदद से हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनास को डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का यूजेज आप ग्लो स्टिक्स में भी देखते हैं, उसके अलावा बायोलॉजिकल इमेजिंग में भी ये यूज़ होते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांजिशन करता है, और उस ट्रांजिशन के बाद जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस सूरत में हमारे पास क्या तब्दीली आती है और क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एप्रिसिएशन होती है। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबलूंस्की डायग्राम। जाबलूंस्की डायग्राम ये एक ऐसी डायग्राम है जिसकी मदद से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फोटोफिजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो गया है। जैसे कि फोटोफिजिकल प्रोसेसेस मतलब ये कि किस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या वो एमिट करता है, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं इनको हम फोटोफिजिकल प्रोसेसेस कहते हैं। यानी इनके अंदर कोई केमिकल चेंज तो नहीं आता है, लेकिन फिजिकल चेंज आ जाता है। उसके अलावा इसी डायग्राम की मदद से स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर और एडवांस मटेरियल साइंस में भी आपको बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। ओवरऑल इस डायग्राम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी में। डायग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले या इसको समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि आपके इल्म में हों। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। बॉन्डिंग होती ही तब है जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, और वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, यानी उनकी जो स्पिन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जैसे अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाला, इसको हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सेकंड वाला है हमारे पास दैट इज -½ ये इसकी स्पिन है। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन है S1 लिख देती हूँ, और ये जो है दैट इज फॉर S2 लिख देती हूँ दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। जब हम नेट स्पिन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल S इज इक्वल्स टू स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2। यानी जो नेट स्पिन है वो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगी। जो नेट स्पिन आएगी इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दैट विल बी +1/2 -1/2। प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है। जो नेट स्पिन आएगी इस वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वो आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, इसको हम कह देते हैं नेट स्पिन। S स्टैंड फॉर स्पिन। ठीक है, नेट स्पिन 0 है तो एक और टर्म हमारे पास होती है दैट इज मल्टीप्लिसिटी, या अगर हम कहें स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2s+1। S यहाँ पे जो नेट स्पिन हमने कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। इसे हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट।
देन अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो उनकी जो स्पिन है दैट इज पैरेलल, ठीक है, दोनों की सेम स्पिन है। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया एंटी पैरेलल स्पिन के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे पैरेलल स्पिन वाले के लिए। तो हमारे पास जो नेट स्पिन आएगी ये भी इस वक्त प्लस हाफ में है, ठीक है, और ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लस हाफ में है, ठीक है। तो जो नेट स्पिन आएगी इसके लिए वो इन दोनों को ऐड करने से आएगी, ठीक है। 1/2 + 1/2 इक्वल आएगा 1, ठीक है। इसी स्पिन की वैल्यू को हम इसकी मदद से मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, अगेन फॉर्मूला है 2s + 1। तो 2 × ये वैल्यू ऐड करेंगे 1 की +1 इक्वल आएगा 3, दैट इज ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, अब ये जो हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट की थी दैट इज फॉर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। देन फिर हमने जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट की ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 1, जिसको हमने सिंगलेट स्टेट का नाम दिया है, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है 3, जिसे हमने ट्रिपलेट स्टेट का नाम दिया है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, यानी उसकी जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आए वो ज़्यादा हो। जितनी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो आप देख सकते हैं कि जब हमने एंटी पैरेलल के लिए यानी ऑपोजिट स्पिन वालों के लिए कैलकुलेट की तो हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू थी वो कम थी। फिर जब हमने पैरेलल वाले के लिए कैलकुलेट की तो हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी थी वो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द सिंगलेट स्टेट। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे वुंड्स रूल ने हमें बताया था कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक साथ डाल दें। पी ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, पी ऑर्बिटल मतलब कि डीजेनरेट जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं px, py और pz, इनमें जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो ऐसे नहीं होता कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे डाल दें, बल्कि पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर फिर इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं तो बाद में वो पेयर होंगे, ठीक है। सो वो सिंगली इलेक्ट्रॉन ऐड करने का क्या मकसद होता है कि हम उसकी मल्टीप्लिसिटी को बढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे। सो अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है दैट इज नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पे अगर साउथ और यहाँ पे नॉर्थ है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और साउथ जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से ये इस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ के अगेंस्ट आ जाएगा और साउथ के अगेंस्ट, वो मैग्नेटिक उसमें चला जाता है। लेकिन सिंपली आप ये कह लें कि ये इस वक्त स्टेबल कंडीशन में है, ये इस वक्त जो है वो अनस्टेबल है। सो ट्रिपलेट स्टेट वैसे तो एक अनस्टेबल स्टेट होती है, लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट जो होती है ये रिलेटिवली स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी मल्टीप्लिसिटी को हमेशा बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, और मल्टीप्लिसिटी इसी तरह से इंक्रीज होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पैरेलल हों। जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एक साथ मौजूद होंगे तो उस वक्त तो उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी, लेकिन अगर इसी सिस्टम को
हम इस तरह से सेपरेट सेपरेट प्लेस करें, जैसे कि हमने यहाँ पर सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया है, तो उस सूरत में इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि जो इनकी एनर्जी है वो कम होगी। सो ट्रिपलेट स्टेट जो है वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पे होती है, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल स्टेट है एज कंपेयर टू द सिंगुलर स्टेट। सो आई होप सो कि आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी की समझ आ गई होगी। अब अगर जाबलूस्की डायग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस नॉट, एस स्टैंड्स फॉर द सिंगलेट स्टेट। एस क्या है हमारे पास, दैट इज सिंगलेट स्टेट। S0 is the ground singlet state, S1 is the excited singlet state and S2 is the second excited singlet state। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर एक और सिंगलेट स्टेट भी हो सकती है जिसको हम S3 का नाम दे देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, यानी बहुत सारी सिंगलेट स्टेट्स यहाँ पर हो सकती हैं। सो S0 जो कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है और S1 इसके दरम्यान में एक ट्रिपलेट स्टेट मौजूद होती है जो कि फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से कम एनर्जी पर मौजूद होती है। इसी तरह अगर यहाँ पर सेकंड सिंगलेट स्टेट मौजूद है तो इस सेकंड सिंगलेट स्टेट के साथ हमारे पास एक सेकेंड ट्रिपलेट स्टेट भी मौजूद होगी जो कि इस सेकेंड सिंगलेट स्टेट से कम एनर्जी पर मौजूद होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास मज़ीद और सिंगलेट स्टेट्स भी हैं तो उनके साथ साथ उनकी कंपैरेटिव में उनके साथ साथ ही जो है ट्रिपलेट स्टेट्स भी मौजूद होंगी जो कि उस सिंगलेट स्टेट की निस्बत कम एनर्जी लेवल पर मौजूद होंगी। सो बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं पेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ से मैंने कोई रेडिएशन दी, कोई सोर्स दिया एक्साइटेशन का। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर रेडिएशन देती गई, ठीक है, सो क्या होगा कि वो रेडिएशन या वो लाइट एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होगी वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वो फ्रीक्वेंसी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही इसने उसे एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जो कि हमारे पास है हमारी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। एनर्जी दी, ठीक है, अब उसने वो लाइट एनर्जी या रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है जिसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। कोई भी ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल तभी कन्वर्ट होता है या तभी वो ट्रांजिशन करवाता है जब उसे किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ से हम बम्बार्ड करते हैं। सो यहाँ पर भी सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी से, इस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। सो लेट्स से कि इसने फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चला गया फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में। अगर ये मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो माइट पॉसिबल कि ये सेकंड सिंगलेट स्टेट में चला जाता। ठीक है, मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो माइट पॉसिबल कि ये थर्ड सिंगलेट स्टेट में चला जाता। सो इस तरह से बहुत सारी सिंगलेट स्टेट्स हो सकती हैं। होगा क्या बेसिकली कि अब जब ये यहाँ से यहाँ एक्साइट किया आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो ये मूव तो किया यहाँ से लेकिन इसकी जो स्पिन थी वो सेम रही। ये यहाँ पर भी इसी तरह से मौजूद था और ये यहाँ पर भी इसी तरह से मौजूद है। मतलब ये कि कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आई। ठीक है, उल्टा ही यहाँ जाके अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल कैसे हुआ कि हायर एनर्जी स्टेट पे है तो दैट मीन्स कि अनस्टेबल हो गया। ठीक है, हाई एनर्जी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, सो अनस्टेबल होगा तो दैट मीन्स कि इसकी मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज नहीं हुई। हमने ये कहा कि कोई भी सिस्टम अपनी मल्टीप्लिसिटी को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल रह सके। फर्स्ट केस तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड केस ये हो सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो यहाँ आते आते इसकी
जो स्पिन थी वो चेंज हो गई। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये यहाँ से यहाँ पर मूव किया। जैसे ही इसने ट्रांजिशन किया हायर स्टेट पे, हायर एनर्जी स्टेट पे, तो ना सिर्फ ट्रांजिशन हुई बल्कि उसकी स्पिन भी चेंज हो गई। यहाँ भी प्लस हाफ है और यहाँ भी प्लस हाफ है। तो आपको नहीं लगता है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है? तो अब ये सिंगलेट स्टेट में नहीं जाएगा बल्कि ये एक कंपैरेटिवली स्टेबल ट्रिपलेट स्टेट में मूव कर जाएगा। अब इसी चीज़ को जहन में रखते हुए वापस आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। यहाँ पर आप देखिए दैट इज S0 जो कि हमारी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है पेयर फॉर्म में। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी स्पेसिफिक वेवलेंथ की वो एनर्जी एब्जॉर्ब की जिसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, इस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी मैच हुई। ठीक है, हम एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं दैट इज ट्रांजिशन अकर ओनली फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंड ओनली इफ बम्बार्डेड बाय अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। सो इसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये चला जाएगा फर्स्ट सिंगलेट स्टेट के अंदर। अगर वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो वो सेकंड सिंगलेट स्टेट के अंदर चला जाता। इसी तरह से जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस हिसाब से वो उस सिंगलेट स्टेट में चला जाएगा। लेट्स से कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद वो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में चला गया। अब ये जो ट्रांजिशन हुई है एक सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर, इसे हम नाम देते हैं इंटरनल कन्वर्जन का। इस इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट पे था, ठीक है, पेयर में से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांजिशन हुआ है इन दोनों की स्पिन क्या है, ओपोजिट है। यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन अबव मूव किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, तो उसकी जो स्पिन थी एज कंपेयर टू दिस वन जो ग्राउंड स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसकी स्पिन जो है वो ओपोजिट है, यानी दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के ओपोजिट स्पिन में ही रहेंगे। इसकी अगर प्लस हाफ है तो इसकी माइनस हाफ ही रही। दो के इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, स्पेसिफिक वेवलेंथ की, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन उसकी स्पिन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, जो नीचे थी उसकी स्पिन वही रही है। ठीक है, यहाँ पे जब ये मौजूद था तो माइनस हाफ में ही था, जब यहाँ गया तो भी माइनस हाफ में ही है। ठीक है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आई इसके अंदर, उल्टा अनस्टेबल हो गया है हायर एनर्जी पे जाके, एक्साइटेड स्टेट में जाके। सो अब क्योंकि ये इस वक्त एक्साइटेड स्टेट में है तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, पहले एक्साइटेशन हुई, इसकी स्पिन चेंज नहीं हुई, इसकी स्पिन वही रही जो यहाँ पर मौजूद थी, एंड दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर ये अनस्टेबल है तो ये वापस से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली तो ये कि जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में आया तो इसने जो एनर्जी एमिट की, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, यानी ऑफ कोर्स जब वो जो इसने एब्जॉर्ब की थी एनर्जी आफ्टर एब्जॉर्प्शन एक्साइटेड हुआ, जब एक्साइटेशन स्टेट से वापस डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी पहले वो एमिट भी तो करेगा ना। तो अगर तो वो उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट एमिट करता है तो इसे हम कहेंगे नॉन रेडिएटिव डिके। ठीक है, सेकेंड केस ये हो सकता है, यहाँ पर और लिख लेते हैं, सेकेंड केस ये हो सकता है कि जब ये यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आता है वापस, तो उस सूरत में जो ये एनर्जी एमिट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो। तो अगर वो एनर्जी जो यहाँ पर एमिट हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है तो उसे हम नाम देंगे फ्लोरेसेंस का, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी खुद ब खुद होता है। सो जो हमारे पास फ्लोरेसेंस है दैट इज इमीडिएट इमिशन। यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से फौरन ये डी एक्साइट होगा और अगर एनर्जी एमिट की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, सो ये इसको हम कहेंगे दैट इज फ्लोरेसेंस, और ये बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा।
मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, मोस्टली इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁸ टू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स तक के लिए ये यहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद फौरन से ये नीचे आ गया। हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरेसेंस जो है दैट इज एन इमीडिएट इमिशन, यानी बहुत जल्दी जल्दी हुआ ये सब, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि खुद ब खुद हुआ तो इसको हम स्पॉन्टेनियस का भी कहेंगे। देन हमारे पास अब सेकंड एक जो केस हो सकता है वो ये कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया था, माइट पॉसिबल किसी रीज़न की वजह से ये यहाँ से इस स्टेट में आ जाए, ट्रिपलेट स्टेट में आएगा। कैसे कि ये अपनी स्पिन चेंज कर ले। इस वक्त ये इसकी जो स्पिन है दैट इज़ -½ ये यहाँ से किसी तरह इस स्टेट में आ जाए, अपनी स्पिन जो है उसको चेंज कर ले, ठीक है, स्पिन को चेंज कर ले। तो क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैरेलल है, मीनिंग बाय अब जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में है दैट इज पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो हमने पढ़ा कि जब हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पैरेलल में मौजूद होते हैं तो उस सूरत में उनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और कोई भी सिस्टम स्टेबल रहने के लिए अपनी मल्टीप्लिसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रिपलेट स्टेट के अंदर, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट जो है दैट इज स्टेबल स्टेट एज कंपेयर टू द सिंगलेट स्टेट, तो ये लोअर एनर्जी पर मौजूद होगी। विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट तो हायर एनर्जी ही होगी, लेकिन सिंगलेट स्टेट से इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, यानी ये थोड़ा सा इसके नीचे मौजूद होगी। सो है ये भी एक्साइटेड स्टेट ही। सो यहाँ पर जो इसने जो अपनी स्पिन चेंज करी है और ये ट्रिपलेट स्टेट के अंदर आया है, पैरेलल हुआ है, इसके यहाँ से यहाँ आने को हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया है क्योंकि ये है तो स्टेबल स्टेट इसकी निस्बत, लेकिन स्टिल ये एक्साइटेड स्टेट है, इसको वापस तो ग्राउंड स्टेट में आना ही है मज़ीद स्टेबल होने के लिए। सो अब ये जब यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फौरन से नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट जो है वो सिंगलेट स्टेट के कंपैरेटिव ज़्यादा स्टेबल है। सो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा। स्टे करने के बाद वापस से जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिर अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली तो ये कि ये जो एनर्जी एमिट करेगा वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। अगर तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी तो उसे हम नॉन रेडिएटिव डिके कहेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो एनर्जी ये एमिट करेगा ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो। अगर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी तो उसे हम रेडिएटिव डिके कहेंगे। अब क्योंकि ये जो रेडिएटिव डिके हुआ है ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ना ही ये इमीडिएट था, बल्कि ये यहाँ पर कुछ देर स्टे करने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आया है, तो इसको हम नाम देंगे फॉस्फोरेसेंस का। तो क्या ख्याल है, हम कह सकते हैं ना कि जो फॉस्फोरेसेंस है दैट इज अ डिलेड इमिशन, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस जो है वो रैपिड है, ठीक है, फौरन से हो जाता है, जबकि जो फॉस्फोरेसेंस है वो टाइम लेता है, ठीक है। सो फ्लोरेसेंस जो है दैट इज हम कहेंगे दैट इज अ स्पॉन्टेनियस एंड इमीडिएट इमिशन, जबकि फॉस्फोरेसेंस जो है दैट इज अ डिलेड इमिशन। फ्लोरेसेंस जो है किसी भी सिस्टम में बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, जबकि फॉस्फोरेसेंस जो है इसके होने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। आई होप सो कि आपको फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की समझ आ गई होगी और जाबलोंस्की डायग्राम की मदद से हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके अलावा फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस जो है इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस में यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा अगर रियल लाइफ में मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो कभी आपने देखी है कि कुछ मटेरियल इस तरह के होते हैं कि वो जब हम उनको अंधेरे में रखते हैं, डार्क में रखते हैं, तो वो एक सर्टेन तरह का ग्लो शो कराते हैं, ठीक है। वो बेसिकली फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस ही होती है।
अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ नेल पेंट्स होते हैं, नेल पेंट्स जो नेल्स पर लगाए जाते हैं, नेल पॉलिश भी जिसे कहा जाता है, उनको नाम दिया जाता है फ्लोरिसेंट नेल पेंट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मार्केट में कुछ नेल पेंट्स इस तरह के भी मिलते हैं जो कि फोस्फोरेसेंस शो कराते हैं। अब ऐसे नेल पेंट्स को ग्लो इन डार्क नेल पेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि जो फ्लोरेसेंट नेल पेंट है, आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन घर पर कर सकते हैं। दोनों तरह के नेल पेंट्स को लें, आप अपने कुछ फिंगर्स पे फ्लोरेसेंट नेल पेंट को अप्लाई करें और कुछ फिंगर्स पे फॉस्फोरेसेंट नेल पेंट को अप्लाई करें। आपने एक ऐसे रूम में इस एक्सपेरिमेंट को करना है जिसके अंदर इमीडिएटली आप लाइट को ऑन एंड ऑफ कर सकें। ठीक है, पहले आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के दोनों नेल पेंट्स को अप्लाई किया, दोनों को 10 से 15 सेकंड्स तक के लिए इनके ऊपर यूवी रेडिएशन जो है वो आपने फॉल करानी है। ठीक है, यूवी रेडिएशन फॉल कराने के बाद आपने लाइट ऑफ कर देनी है रूम की। ठीक है, फिर क्या होगा कि दोनों ही लाइट शो कराएंगे, दोनों ही फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों में शो होगी। लेकिन जो आपका फ्लोरेसेंट नेल पेंट होगा वो बहुत थोड़े टाइम के लिए फ्लोरेसेंस शो करेगा और उसके बाद जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी ये फिर फ्लोरेसेंस शो नहीं कराएगा, जबकि जो फॉस्फोरेसेंस होगी वो काफ़ी टाइम तक आपको शो होगी। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो फ्लोरेसेंस होता है दैट इज़ इमीडिएट प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा और स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये थोड़े टाइम के लिए ही आपको विजिबल होगा। जबकि जो फॉस्फोरेसेंस है ये क्योंकि लेट प्रोड्यूस होता है, पहले ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद कुछ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, किसी रीज़न की वजह से इसने अपनी स्पिन चेंज कर ली। ठीक है, ये अब इस विद रिस्पेक्ट टू दिस ये पैरेलल हो गया, यानी ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। यहाँ कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेट है, थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा, स्टे करने के बाद फिर ये वापस आएगा। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस है ये थोड़े टाइम में हो रहा है, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि जो फॉस्फोरेसेंट नेल पेंट होगा यानी ग्लो इन डार्क जो नेल पेंट होगा वो काफ़ी देर तक फॉस्फोरेसेंस शो करता रहेगा। यही डिफरेंस है दोनों के बीच का। उसके अलावा ग्लो इन डार्क स्टिकर्स भी मिलते हैं जो कि यूजुअली अंधेरे में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और कॉन्सर्ट्स पे ग्लो स्टिक्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, वो ग्लो स्टिक्स जब आप उनको रोशनी में लेकर आते हैं ना तो वो लाइट शो नहीं कराती, लेकिन जब अंधेरा होता है, जैसे कॉन्सर्ट्स पे जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे लाइटनिंग के लिए ग्लो स्टिक्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कुछ लोग अपने रूम्स में ग्लो इन डार्क स्टिकर्स का यूज़ करते हैं। वो स्टिकर्स और वो जो ग्लो स्टिक्स होती हैं उन्होंने अपने अंदर यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया होता है, स्टोर किया होता है। ठीक है, फिर जब हम अंधेरे में उनको रखते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस शो कराते हैं। सो आई होप सो कि इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।